हेलो माय फ्रेंड्स। दोस्तों, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, ऐसा कोई पेपर हो ही नहीं सकता है जिसमें वैन हॉफ फैक्टर को इंक्लूड करके कोई क्वेश्चन नहीं बना हो। वो चाहे किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन चाहे न्यूमेरिकल के फॉर्म में आए, चाहे वो रीजनिंग के फॉर्म में आए, बट वैन हॉफ फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी क्लास 12 के बच्चे के लिए, जिसे समझना वो जरूरी है। और आप मेरे यकीन मानिए कि इस टॉपिक पे कमांड करना बहुत आसान है। चलिए, तो इस टॉपिक पे कमांड करना शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि वैन हॉफ फैक्टर को जानने के लिए हमें क्या जानना चाहिए, वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए। वो ये कि सब्सटेंसेस हमारे आसपास होते हैं विच कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते थे? तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस whose molten form or aqueous solution is capable of conducting electricity। उसका बोलते थे क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस जो ऐसा नहीं कर पाते। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर सकते हैं उन्हें आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो ऐसा नहीं कर सकते उन्हें आप क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। Now, strong electrolytes are those which get completely dissociated when dissolved in water or assumed to be completely dissociated। यानी कि strong electrolytes वो हैं जो अगर आप उनको पानी में डालते हैं तो they simply scatter into all the ions, all the particles they are made up of। जितने भी पार्टिकल्स से ये मिलकर बने होते हैं उसमें वो स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है, वो बिखर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है। यहां हम अज्यूम करते हैं कि वो कंप्लीटली टूट चुके हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ऐसा नहीं होता है। जब आप उन्हें डिसॉल्व करते हैं तो कुछ ही पार्टिकल्स टूटते हैं, बाकी वो एज सच रहता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये डिसाइड करने के लिए कि वैन हॉफ फैक्टर कब हम कैसे सोचने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, वैन हॉफ फैक्टर के फॉर्मूले कितने थे? तो पहला फॉर्मूला था I इक्वल्स टू ना। मतलब N फॉर नॉर्मल एंड A फॉर एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या? मोलर मास। एबनॉर्मल क्या? मोलर मास। यानी कि अगर आप कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट में राइट कोई ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं जिसमें आप ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में आप मोलर मास डिटरमाइन कर रहे हो, आई रिपीट, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन के थ्रू या किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर आपने मोलर मास को डिटरमाइन किया है तो वो जो मोलर मास आएगा उसको आप बोलने वाले हैं एबनॉर्मल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपने मोलर मास डिफाइन कर लिया या उसमें आपने डिटरमाइन कर लिया, तो वो जो मोलर मास आएगा वो आपका होगा एबनॉर्मल। तो नॉर्मल किसको बोलते हैं? नॉर्मल बहुत सिंपल है, आप आज तक सीखते हैं। अगर आपसे पूछा है कि NaCl का नॉर्मल मास कितना होता है तो आप क्या करते हैं? Na का मास कितना होता है? 23 प्लस कितना कर दिया? 35.5, कितना आ गया? 58.5। ये जो मास आपका आता है इसको आप बोलते हैं नॉर्मल। और जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आते हैं यूजिंग एनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, उनके थ्रू अगर आपने मोलर मास डिटरमाइन किया है तो वो आने वाला है एबनॉर्मल, ठीक। फर्स्ट फॉर्मूला I इक्वल्स टू OC, मतलब ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। मतलब वही बात कि अगर मान लीजिए आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट को पेपर पे सॉल्व कर लिया कि भाई अगर मैं इतना सॉल्यूट डालता हूं इतने सॉल्वेंट में, ठीक है, ऐसे से करूंगा, तो जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे पेपर पे वो उसको बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करने गए तो आपको जो मिला एक्चुअल में उसे आप क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व, क्योंकि आपने उसे ऑब्जर्व किया था। तो I का एक और फॉर्मूला बनता है ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी भी सॉल्ट को अगर आपने ऐड किया है तो आपने ऑन पेपर जो रिकॉर्ड किया है उसको आप बोलेंगे कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया ऑस्मोटिक प्रेशर का वो आपको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व्ड। अब वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, वो एक अलग बात है, ठीक है, बट उसे आप क्या बोलने वाले? ऑब्जर्व्ड, ठीक। नेक्स्ट, I इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। यानी इन जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको हम डिपेंडिंग अपॉन न्यूमेरिकल का जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम यूज करते हैं, ठीक। सो हाउ डू वी कैलकुलेट द वैन हॉफ फैक्टर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट? लेट्स सी दैट।
See, we are taking a very simple example. किसका भैया? CH3COOH. इसको आप डिसॉल्व कर दीजिए किसमें? वाटर मॉलिक्यूल में. तो इट इज गोइंग टू गिव यू क्या? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. ठीक है. But the most important thing, if it is a weak electrolyte, it must maintain an equilibrium. So इस रिएक्शन में आप हमेशा दिखाएंगे क्या? ऐसे डबल हेडेड एरो. ये दिखाएंगे आप ऐसे करके. ये जो एरो होगा ये इक्विलिब्रियम का एरो होगा और आप पक्का दिखाएंगे. तो अगर मान लीजिए आपने इनिशियली इसके 1 मोल लिए तो इनिशियली ये तो होगा नहीं, ये भी 0, ये भी 0. आफ्टर सम टाइम कुछ ये टूटेगा. सपोज टूटा x, मान लीजिए x टूटा. अगर ये x टूटा है तो ये भी x बनेगा और ये भी x बनेगा. अब वहां जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से किसी किसी को दिक्कत होगी, सर एक चीज समझाओ जरा अगर पॉसिबल है. हाँ हाँ बिल्कुल पॉसिबल. क्या पॉसिबल है? कि सर यहां से x निकला है, एक x निकला तो सर 2 कैसे आ गए? सर ये समझ नहीं आया मुझे. चलिए पहले से समझ लेते हैं भाई. समस्या है तो सॉल्व कर लेते हैं. थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं. कि भाई अगर ये x है 1 तो यहाँ 2 कैसे आ गए? यहाँ सुनना बच्चे. अब मेरे साथ साथ आप मुझे आंसर देते चलिए. चलिए चलिए साहब यहाँ लिखिए, फोकस यहाँ पे. अच्छा, मैंने लिया आपके लिए CH3COOH. सपोज मैंने स्टार्ट किए विद 100 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COH. यहां तक तो कोई दिक्कत? मैंने लिया CH3COH के 100 मॉलिक्यूल. ठीक है. अब क्या होता है कि इस 100 मॉलिक्यूल में से 20 टूटे हैं. क्या सुनना? कितने टूटे? 20 बस. और 80 जो थे वो नहीं टूटे, यानी 80 मॉलिक्यूल्स नहीं टूटे. क्या सुनना? 80 मॉलिक्यूल्स नहीं टूटे. कितने टूटे? 20. ठीक है. तो यहां गया कि 100 में से आपके 20 टूटे हैं और 80 नहीं टूटे. ऐसा लिख दो. अच्छा, ये जो 100 था, ये 100 क्या था बेटा? ध्यान देखिएगा. ये 100 क्या था बेटा? CH3COOH मॉलिक्यूल 100 थे. कितने नहीं टूटे? 80. वो भी क्या थे? CH3COH. ध्यान सुनना बच्चा. ये भी क्या थे? CH3COH. कितने टूटे? 20. ये भी क्या थे? CH3COH. ठीक है. बट ये CH3COH टूटा किसमें? तो ये टूटा है CH3COO नेगेटिव में और किसमें टूटा है? H पॉजिटिव में. तो अगर ये 20 टूटे हैं तो 2 पार्ट में टूट गया. तो मुझे बताओ ये कितने बनेंगे? 20 ये थे तो 2 पार्ट में टूट गए. तो अगर ये मैंने अलग कर दिए तो CH3CO नेगेटिव कितने बने? 20. और H कितने बने? 20. इन दोनों मिला दो तो CH3COH कितने हो गए? 20. समझे आप? यानी कि जैसे मान लीजिए, यहां सुनना बच्चे, इतने मॉलिक्यूल थे. मैं एग्जांपल देता हूं. यहां सुनना, ये पेन. ठीक. यहां सुनना, ये आपके पास 1 2 3 और 4. आपके पास 4 CH3COH मॉलिक्यूल थे. कितने? 4. ठीक है आपको 4. इसमें से सिर्फ 2 टूटे. 2 टूट गए और 2 नहीं टूटे. तो नहीं टूटे यहां रख दिया मैंने. अब ये क्या है बताइए? CH3COH कितने? 2. CH3COOH है कितने? 2. और जब मैं इसे तोड़ूंगा तो क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव. तो CH3CO नेगेटिव कितने बने? 2. और H पॉजिटिव कितने बने? 2. समझे? इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 80 वहीं बच गए. टूटे कितने? 20. क्या टूटे? CH3COH. तो CH3COH टूटा किसमें है? CH3CO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में. ये कितने बनेंगे? 20. ये भी कितने बनेंगे? 20. तो अगर X टूटा है तो इसे कितने बनेंगे? X. और इसके भी कितने बनेंगे? X. ठीक है बच्चा? आई होप इट इज क्लियर. राइट. तो ये समस्या आती है बच्चों. ठीक है. तो अब इस आज के बाद आई होप ये समस्या नहीं आएगी. अब वैन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? वैन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन. तो आप ये देखिए यहां से, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स है. नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन. ठीक है. आपने दिया था 1 मोल. ठीक है बच्चा? अब ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ये है सारे. जब टूटना स्टार्ट हुआ तो ये भी टूटा, तभी तो बना. तो टोटल मिला के जो नंबर ऑफ मोल्स हुए उसमें आप काउंट करेंगे, इसको भी और इसको भी, तीनों को काउंट करेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स, तो I की वैल्यू I इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया 1 माइनस एक्स प्लस ये x प्लस x एंड बिफोर डिसोसिएशन 1। तो ये कितना हो गया कट गया कितना आ गया इक्वल्स टू 1 प्लस x ठीक है अपॉन 1 यानी कि I की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए 1 प्लस x। सो इन केस ऑफ डिसोसिएशन द फॉर्मूला कम्स टू बी I इक्वल्स टू 1 प्लस x। वहां x क्या है जहां पे x विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वहां लिखता हूं इट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये केस हुआ कौन सा बेटा किसका केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट किसका जब वो ब्रेक कर रहा है यानी द केस ऑफ डिसोसिएशन। अब फटाफट देखते हैं केस ऑफ एसोसिएशन। तो सेम कंपाउंड CH3COH अगर मैं इसे एसोसिएट कर रहा हूं का मतलब ये हुआ कि ये आपस में जुड़ रहा है ठीक है। जुड़ने की वजह क्या है वो हम पहले बात कर चुके फिर भी सुन लीजिए। जुड़ने की वजह ये होती है कि इन केस ऑफ CH3COH COOH यहां पे CH3 होगा ये आपका CO यहां OH होगा एंड बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कम क्लोज when dissolved in benzene it forms hydrogen bond. The hydrogen bond is responsible for joining them right। तो अब यहां देखते हैं तो अगर मान लीजिए आपने CH3COH को ले लिया तो it is going to form CH3COOH ठीक है डियर whole twice। ये क्या हो गया CH3COH का whole twice ठीक है बच्चा। सो अब इसे बैलेंस कर लीजिए तो 2 है हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं कि what should be the value of Vector factor in case of association। तो अगर इसके 1 मोल स्टार्ट करो पहले भी किया था हमने ठीक है। तो अगर इसके 1 मोल स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली कितना हुआ 0 बट अगर इसने यहां से x मोल तोड़ दिए इसका कितना बनेगा। अगर यहां से x निकलता है तो इसका क्या बनेगा घबराइए मत बहुत सिंपल है ये 2 है ये 1 है अब बन सकता 1 2 क्या होता है हाफ 1 2 क्या होता है हाफ। तो यहां जो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे वो आपको मिलने वाले हैं x/2। तो देखिए यहां जो मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बन गए 100 से 50 हो गए। अगर 100 आप लिए थे 50 हो गए हाफ हो गया ना। तो ये कितना बनेगा x/2 ठीक है बच्चा 100 तो बनेगा नहीं ठीक है कितना बनेगा यानी जितना निकाला उतना नहीं बन रहा है x निकाला तो x थोड़ी बनेगा क्योंकि वो क्या कर रहे हैं आपस में जुड़ रहे हैं तो उसका हाफ बनेगा ना। अगर आपने x निकाला है तो ये चूंकि आपस में जुड़ गए तो x का हाफ बनेंगे तो x/2 ठीक। अब I की वैल्यू क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन यू आर गेटिंग व्हाट 1 माइनस x प्लस x/2। तो I शुड बी इक्वल टू ये अपॉन 1 सॉल्व कर लीजिए तो कितना आया ये आएगा 1 माइनस x/2। तो I की वैल्यू कितनी होगी I शुड बी इक्वल टू 1 माइनस x/2 ठीक है बच्चा। जहां पे x क्या होता है s क्या होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन ठीक है। तो ये तरीका हुआ जैसे आप ड्राइव करेंगे। अब एक चीज और भी है कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा मतलब आपको वेक्टर फैक्टर कुछ फॉर्मूले मिल जाएंगे लेकिन उस फॉर्मूले से मतलब नहीं है राइट क्योंकि उसमें आप सीखते कुछ भी नहीं है। तो जब भी आप वेक्टर फैक्टर की बात करेंगे तो ऑलवेज गो फॉर द रीजनिंग पार्ट ऑफ वेक्टर फैक्टर सो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो होप to see you very soon with the next RAS की बात। Thank you so much. Take care.